हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगतिकी के अगले लेक्चर पर। तो चलिए आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में आज हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी है। देखिए लेक्चर नंबर 8 में यानी आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कोई अभिक्रिया अगर होती है तो वो अभिक्रिया कैसे होती है, और दूसरी बात है हम ये भी सीखेंगे कि अभिक्रिया किस कारण से होती है, ठीक है, किस प्रकार से होती है या किस क्रिया विधि के द्वारा होती है। तो इस अभिक्रिया का होना या ना होना आज के लेक्चर में डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और आज हम सीखते हैं सबसे पहले संघट्ट सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे संघट्ट सिद्धांत। तो संघट्ट सिद्धांत क्या होता है पहले तो हमें यह समझना है। देखिए संघट्ट सिद्धांत जो बताया था वो बताया था ट्राउटेज तथा क्लार्क ने। ट्राउटेज और क्लार्क ने इस सिद्धांत को बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या क्या बातें बोली थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर हमारे पास में अभिक्रिया हो रही है, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में कोई अभिक्रिया A2 प्लस B2 से बन गई है 2AB। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास में उत्पाद का निर्माण हुआ। तो पहली चीज उन्होंने ये कहा कि कोई भी हमारे पास में अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक को गोले से प्रदर्शित करते हैं। अभिकारकों को क्या करता है, गोले से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये बात बोली। तो जो भी अभिकारक है वो किस रूप में होंगे, गोले के रूप में होंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली कि अभिकारकों के अणुओं के मध्य जो अणु है, अणुओं के मध्य पूर्ण संघट्ट होता है। पूर्ण संघट्ट का मतलब समझ रहे हो? पूर्ण संघट्ट का मतलब होता है कि जो ऊष्मा है उसका कोई क्षय नहीं होगा, यानी कि अगर दो गोले आपस में टकराएंगे तो वहां पर वो ऊर्जा का परिवर्तन नहीं करेंगे, पहली बात, और उसमें कहीं पर ऊर्जा जो कोई भी ऊष्मा होगी उसका कोई भी क्षय नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरी बात बोली थी। तीसरी बात उन्होंने बोली थी अणुओं के मध्य संघट्ट पूर्ण विन्यास होता है। ठीक है, पहली बात तो कोई खास नहीं है, दूसरी बात भी कोई खास नहीं है, तीसरी बात खास है। तो तीसरी बात उन्होंने कहा कि अणुओं के मध्य पूर्ण संघट्ट होता है या पूर्ण विन्यास होता है। संघट्ट जो होता है वो पूर्ण विन्यास होता है। कैसे होता है उसको आप ऐसे समझो कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में, देखिए यहां पर क्या है, A है, यहां B है। तो A हम ले लें और हम क्या ले लें, B ले लें। ठीक है, ऐसे समझ लो यहां पर। अब A और B है तो इसका संघट्ट कैसे होगा, देखो A, यहां हमने A बना लिया। ठीक है, क्लियर है? या चलो इसको मैं और एक और एग्जांपल से देता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ लो, मान लेते हैं हमारे पास में कुछ स्थिति ऐसे हो जाए कि ऐसी स्थिति बना लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगी बात। जैसे कि मान लेते हैं A, B और C, D है, मान लेते हैं ये कंडीशन है A, B और C, D। अब A, B, C, D आपस में मान लेते हैं ये अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करके इसने बना दिया A, C और B, D, ये बना दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा हो जाए जैसे कि ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो यहां पर संघट्ट कितने प्रकार से हो सकता है, यानी कि टकराएंगे तो टकराने का जो विन्यास है वो कैसा हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि यहां पर हम क्या कर दें, यहां हम D लगा दें, यहां हम C लगा दें। तो टकराए कैसे, A D से टकराए, B C से टकराए। A D से टकराएगा और B C से टकराएगा, तो इसका मतलब यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा AD प्लस BC। लेकिन यहां क्या बन रहा है, AC प्लस BD बन रहा है।
इसका मतलब ये पूर्ण विन्यास नहीं है, ये पूर्ण विन्यास नहीं है। ठीक है, दूसरी बात समझ लो, दूसरी बात यहां पर समझ लो कि मान लेते हैं ऐसी स्थिति हो जाए कि ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति हो जाए यहां पर हमारा सी है, या चलो छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, भाई खोलो। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारा ये सी है और यहां हमारा ये डी है। अब इसमें जो हो ए और सी के बीच में संघट्ट हो गया, ए और सी के बीच में संघट्ट हो गया, लेकिन बी और डी के बीच में नहीं हुआ, तो ए सी यहां पर बन गया, लेकिन बी और डी के बीच में नहीं हुआ, तो बी अलग हो गया, डी अलग हो गया। तो ये भी हमारा पूर्ण विन्यास नहीं है, यानी कि यहां पर भी हमारा पूर्ण विन्यास नहीं आया, यानी यहां से भी हमारे पास में अभिक्रिया इस तरह से भी नहीं होगी। अब तीसरी स्थिति यहां पर ली, अब तीसरी स्थिति हमने कुछ ऐसे ले ली कि मान लेते हैं हमारे पास में ये ए है, ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, ये है, और अब यहां पर ये सी है और ये हमारा डी है। यहां पर अब इस प्रकार से संघट्ट हो जाए, ए सी के साथ बी डी के साथ संघट्ट करे, तो उस जगह पर हमारे पास में क्या बनेगा, ए सी प्लस बन जाएगा बी डी। तो ये बन गया, तो ये जो होगा ये होगा हमारे पास में पूर्ण विन्यास। तो मतलब ये है कि अभिक्रिया से उत्पाद जब बनाया जाएगा तो उस जगह पर हमारा पूर्ण विन्यास होना चाहिए, यानी इस तरीके से यहाँ पर संघट्टे होना चाहिए। अगर ये संघट्टे हैं तो फिर उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, ये संघट्टे हैं तो फिर उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, यानी कि ये पूर्ण विन्यास नहीं है और ये पूर्ण विन्यास नहीं है। तो एक और चीज उन्होंने वहां पर बोली कि जो संघट्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण विन्यास के रूप में होना चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या क्या चीजें देखो यहां पर दिख रही है। पहली, अभिकारकों के गोलों से प्रदर्शित करें, अभिकारकों किससे प्रदर्शित किया जाएगा, गोलों से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, अभिकारकों के अणुओं के मध्य पूर्ण संघट्ट होना चाहिए, पूर्ण संघट्ट मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। तीसरा, अणुओं के मध्य संघट्ट पूर्ण विन्यास में होना चाहिए। पूर्ण विन्यास समझ रहे, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब पूर्ण विन्यास के रूप में होना चाहिए। पूर्ण विन्यास का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि इस प्रकार से, यानी कि ये संघट्ट अगर हो रहा है तो ये पूर्ण विन्यास नहीं है, ये अगर संघट्ट हो रहा है तो ये पूर्ण विन्यास नहीं है, और अगर ये संघट्ट हो रहा है तो इससे हमें उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारा पूर्ण विन्यास है। एक और बात उन्होंने बोली जो अब इसके बाद मैं बोलने जा रहा हूं, चौथी बात उन्होंने बोली कि किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए, किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए एक ऊष्मा होनी चाहिए। जैसे ऐसे मान के चलते हो कि जैसे कि आप 12वीं क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है, और 12वीं क्लास पढ़ने के बाद में अब इसका बोर्ड के एग्जाम आपके पास आएंगे, और बोर्ड के एग्जाम की एक परसेंटेज डिसाइड कर दी गई। जैसे कि मान लेते हैं कि इसके बाद अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, और मैं मान लेता हूं कि वहां पर 70% मार्क्स आपको आवश्यक है। ठीक है, तो अब एक चीज सोचो कि उस जगह पर आप कब पहुंच पाओगे, वो एग्जाम कब दे पाओगे, जब आपके टोटल कितने होंगे, 70% मार्क्स होंगे। अगर 69 होंगे तो इसका मतलब है फिर आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, 68 होंगे नहीं जा पाओगे, 69.9 होंगे नहीं जा पाओगे, लेकिन जैसे ही 70 आएगा वैसे ही आप उसको क्वालिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, प्रयासरत होगे। तो कहने का मतलब ये है, वही चीज हमारे पास में कहां होती है, किसी अभिक्रिया को होने के लिए भी होती है, यानी किसी अभिक्रिया को होने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर अणुओं के मध्य में वह ऊष्मा है तो फिर उत्पाद का निर्माण होगा, लेकिन अणुओं के मध्य में या अणुओं की वह ऊष्मा अगर नहीं है तो फिर वहां पर उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। इसको बोलते हैं देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। ठीक है, तो हम यहां पर एक बात लिखने वाले हैं, उसको फिर आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि अणुओं की कुल ऊष्मा, यानी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, पूर्ण होने के लिए, अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए अभिकारकों की ऊष्मा, अभिकारकों की ऊष्मा देहली ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर इससे कम है तो फिर अभिक्रिया
नहीं होगी। तो देहली ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा है जो किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। इसको हम लोग दूसरे बात कहते हैं एनर्जी बैरियर। तो एक ये बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा या इस बैरियर के बराबर आपको अपनी ऊष्मा लानी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो फिर ऊष्मा तब ऐसा है तो अभिक्रिया वहां पर होगी, अन्यथा वहां पर अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो संगठित सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा कि संगठित सिद्धांत क्या है। तो संगठित सिद्धांत है किसने दिया था? ट्राउटेज तथा क्लार्क ने दिया था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ट्राउटेज और क्लार्क ने जो था वो सामान्य अभिक्रिया के लिए दिया था, मतलब छोटी छोटी अभिक्रियाओं के लिए दिया था। ठीक है, उसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मतलब एक से ज्यादा पद में होती है या एक से ज्यादा चीजों पर होती है उसके बारे में वो नहीं बता पाए थे, लेकिन सामान्य जो अभिक्रिया है यानी कि सामान्य जो एक ही पद में हो जाती है उनके बारे में इसको उन्होंने बता दिया था। तो ये 4 सिद्धांत हैं। स्कूल में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सिद्धांत है, समझाइए। तो आपके पास में 4 बातें हैं, तो इन 4 बातों को आपको वहां पर लिखना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अभिकारकों को गोले से प्रदर्शित करते हैं, अभिकारकों के अणुओं के मध्य पूर्ण संघट्ट होता है, तीसरा अणुओं के मध्य संघट्ट पूर्ण विन्यास होता है, चौथा अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए अभिकारकों की ऊष्मा देहली ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सारी चीजें हो गई। मैंने क्या कहा कि अभिक्रियाओं के बारे में जो छोटी छोटी अभिक्रियाएं थी उनके बारे में तो ये बता पाए थे, लेकिन बाकी जो अन्य अभिक्रिया जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं या और अणुओं के मध्य में होती है उनके बारे में ये नहीं बता पाए थे। फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसमें इसको और आगे जो बहुत अच्छी तरीके से समझाया वो समझाया आरहेनियस ने। आरहेनियस, तो आरहेनियस ने इस बात को सही तरीके से समझा। आरहेनियस, ठीक है, आरहेनियस ने इस बात को समझाया और उन्होंने क्या किया, एक सूत्र दिया। वो सूत्र क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सूत्र को ध्यान रखिए। वो सूत्र है K बराबर A, यही हमको पढ़ना है, यही हमको पढ़ना है। K बराबर A e की पावर माइनस EA बाई RT। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इस सूत्र को ध्यान रखिए। क्या है ये? K बराबर A e की पावर माइनस EA बाई RT। ये सूत्र उन्होंने दिया, जिस सूत्र को हमें यहां पर ज्ञात करना है या जिस सूत्र को हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो चलो एक एक चीज बताता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपके पास में है। सबसे पहले हम K की बात करते हैं। K हमारे पास में है जिसको हम लोग बोलते हैं दर स्थिरांक। दर स्थिरांक, ठीक है। A को हम लोग बोलते हैं पूर्व चर घातांकी गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चर घातांकी गुणांक। EA को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इंग्लिश में लिख दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह दिखेगा ये एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। R क्या हो गया? R हमारा नेतांक हो गया जो सामान्य हम प्रयोग करते हैं ऊष्मा के रूप में। यहां पर जो नेतांक है वो यूज करेंगे 8.314 जूल या फिर 2 कैलोरी, इसका प्रयोग कर लेंगे। और अगली बात T जो है ये हमारा हो जाएगा परम ताप। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही सूत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे या जिसके बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सूत्र क्या है? K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। सर बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण क्लास छोड़ रहे हैं। तो K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। K जो हो जाएगा, K क्या हो जाएगा? ये दर स्थिरांक हो जाएगा। A क्या हो जाएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूर्व चर घातांकी गुणांक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर
फैक्टर, जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, इसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। के को क्या आर को क्या बोलते हैं, नेतांक, इसको हम लोग आर्हेनियस नेतांक भी बोल देते हैं, लेकिन आप ऊर्जा वाला नेतांक दिमाग में रखो, 8.314 जूल या फिर 2 कैलोरी। और टी क्या होता है, टी होता है परम ताप। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये सूत्र समझ में आ गया, ठीक है। तो इस सूत्र के बारे में डिस्कशन हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो मुद्दों की बात यह है कि यहां पर 2 बातें आपको नहीं मिल रही है। एक तो मिल रहा है देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, ठीक है। एक तो आपको मिल रहा है देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, एक तो ये चीज आपको यहां पर मिली, एक ऊर्जा ये हो गई। और दूसरा यहां पर मिल रहा है आपको, यहां पर इसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि क्या होती है संक्रियण ऊर्जा और क्या होती है देहली ऊर्जा, क्योंकि जब तक ये हमको नहीं पता कि संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं या देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, तब तक हम अपनी पूरी बात को नहीं कर पाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज हमने आपको क्या समझाया था, उसी की बात करते। ये हमारे पास में है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, देहली ऊर्जा का मतलब हुआ कि जितनी उस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है वो कितनी है, या उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, वो होती है देहली ऊर्जा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या पास होने के लिए अगर आप देखो 12th में पास होने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 33%। 33% अगर होंगे तो आप पास मान लिए जाओगे, लेकिन 33% से अगर 0.1% भी अगर कम हो गया तो आप फेल मान लिए जाओ। यानी कि वो एक बैरियर है, वो एक लिमिटेशन है, वो एक सीमांत है कि जहां तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया तब होगी जब उस अभिकारकों की कुल ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक चीज समझो कि मैंने अभी आपसे कहा कि 33% मार्क्स चाहिए। सुनते रहना मेरी बात को, बहुत गौर से सुनिएगा। 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, क्रॉस करने के लिए, अगली क्लास में जाने के लिए। अब आपके 33% आ गए तो आप चले गए, लेकिन मान लेते हैं अगर आपके पास में 30% आ गए तो क्या होगा, तो आप नहीं जा पाओगे, आप अगली क्लास में नहीं जा पाओगे। और अगली क्लास में अगर आप नहीं जा पाओगे तो इसका मतलब है कि अब उसी जगह पे पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब है अब आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसा करता है गवर्नमेंट, क्या करती है, ग्रेस चीज बताती कि नहीं बताती कि इतना ग्रेस लगा दिया, इतने नंबर का ग्रेस लगा दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको 3% का ग्रेस दे दिया। तो 3% का ग्रेस दिया, तो अब आपके कितने हो गए हैं, 33% हो गए, यानी अब आप पास हो गए, अगली क्लास में आप जा सकते हो। ये सिचुएशन यहां पर है। तो जो 3% यहां पर दिया गया है, यानी कि इसका मतलब है अगर हम ऊर्जा के रूप में देखें तो ये है अभिकारकों की ऊर्जा, यानी आपकी ऊर्जा, ये अभिकारकों की ऊर्जा। इतनी ऊर्जा हमें बाहर से मिली, इतनी ऊर्जा हमें बाहर से मिली, जिसके द्वारा आप पास हुए हैं। तो जितनी ऊर्जा बाहर से मिली है, जितनी ऊर्जा बाहर से एक्स्ट्रा आई है, वो हमारी होती है संक्रियण ऊर्जा। यानी जितनी ऊर्जा बाहर से प्रयोग की जाएगी उसको पूर्ण करने के लिए वो हमारी होती है संकीर्ण ऊर्जा। तो अब समझ में आ गया, देहली ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा। देहली ऊर्जा कितनी है, 33%, ये देहली ऊर्जा हो गई। ठीक, इतना होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। अभिकारकों की ऊर्जा कितनी हो गई, 30% हो गई। ये इतनी ऊर्जा आपने बाहर से ले ली, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया, 3% हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 33% हो गया। अब समझ में आ गया होगा दोनों ऊर्जाओं का खेल। तो चलो इसकी डेफिनेशन यहां पर हम लिख देते हैं, छोटी सी एक डेफिनेशन यहां पर लिख देते हैं, दिमाग में रखिएगा। कॉन्सेप्ट आपको अब आप समझ में आ गया होगा। तो देहली ऊर्जा का मतलब क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो देहली ऊर्जा किसको बोलते हैं और क्या होता है। तो देहली ऊर्जा इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी। इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ा करो।
ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? किसी अभिकारक, किसी अभिक्रिया, हम बोल सकते हैं किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, पूर्ण होने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा, प्रयुक्त ऊष्मा मतलब जितनी प्रयुक्त होती है वहां पर, प्रयुक्त ऊष्मा देहली ऊष्मा कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है? ये बात समझ में आती है? कहलाती है, यानी कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए जो ऊष्मा वहां पर ली जाती है वो क्या होती है? हमारी देहली ऊष्मा होती है। दूसरी, अब हम आते हैं दूसरी पॉइंट पे, कौन सा आ रहा है? अब आ रहे हैं संक्रियण ऊर्जा। तो संक्रियण ऊष्मा या संक्रियण ऊर्जा क्या होता है? संक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है कि संक्रियत करना, यानी कि एक्टिवेट करना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट होना। आप 30% पे थे तो बेकार है, डेड हो गए, आप किसी काम के नहीं है। लेकिन जैसे ही 3% मिला, आप क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए, यानी कि संक्रियण हो गए। बात समझ में आ रही है? तो हम यह कह सकते हैं किसी अभिक्रिया या अभिकारकों, को संक्रियत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ये हैं दो बातें जिनको आपको ध्यान रखना होगा। एक है हमारे पास में देहली ऊष्मा, देहली ऊर्जा, और दूसरा है संक्रियण ऊर्जा। तो किसी अभिकारकों को या किसी तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अभिकारकों को ऐसे लिख देते हैं, अभिकारकों को संक्रित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संक्रियण ऊष्मा कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात आपको यहां पर समझनी थी, देहली ऊष्मा और संक्रियण ऊष्मा। तो चलो इसको मैं ग्राफ के द्वारा आप समझाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ को आपको ध्यान रखना है। चलो इसको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। अब ग्राफ के द्वारा समझाते हैं तो मान लेता हूं मैं आपके सामने दो अभिकारक ले लेता हूं, मान लेता हूं ए और बी, ठीक है। ए और बी दो अभिकारक हैं, ए बी का निर्माण कर रहे हैं, मान लेते हैं। ऐसा कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूं। आप चाहो तो A2 B2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A2 B2 2AB ये भी लिख सकते हो, जो अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ग्राफ। सारा फोकस होना चाहिए आपके इस ग्राफ पर, क्योंकि ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ग्राफ क्या है, ये वाला जो है, ये वाला हमने डिफाइन कर रहे हैं ऊर्जा को, और ये वाला हम डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं अभिक्रिया को। यानी अभिक्रिया चल रही है तो वो इस रूप से दिखा रहा हूं, और ऊर्जा जो है वो इस रूप से दिखा रहा हूं। अब सिचुएशन कुछ ऐसे मान के चलता हूं कि A2 और B2 के अभिकारकों की कुल ऊष्मा, ऐसे मान लेता हूं, एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि A2 और B2 के अभिकारकों की कुल ऊष्मा मान लेता हूं 5 कैलोरी है। दोनों को जोड़ा गया, दोनों की अणुओं की ऊष्मा देखी गई, तो दोनों के अणुओं की ऊष्मा जो मिली वो वहां पर कितनी मिली? 5 कैलोरी। लेकिन अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है? 8 कैलोरी। 8 कैलोरी मान लेता हूं कि ऊष्मा की आवश्यकता है कितनी? 5। चाहिए कितनी? 8। तो क्या अभिक्रिया हो पाएगी? जाहिर सी बात है अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब अभिक्रिया को होने के लिए कुछ ऊष्मा की और आवश्यकता पड़ेगी, और कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 3 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी को मैं यहां से ग्राफ में समझा रहा हूं कि मान लेता हूं ये यहां से यहां तक की जो लाइन है, यहां से यहां तक की लाइन है, ये अभिकारकों की ऊष्मा है। मतलब यहां पर मैंने बोला ये किसकी ऊष्मा है? ये अभिकारकों की ऊष्मा या ऊर्जा है, ठीक है। क्लियर है? ठीक। अभिकारकों की ऊष्मा ये होगी, आवश्यक ऊष्मा ये है, ये मान लेता हूं ये है आवश्यक ऊष्मा, ये है आवश्यक ऊष्मा।
अभिकारकों की ऊष्मा इतनी है, आवश्यक ऊष्मा इतनी है, यानी ये जो ऊष्मा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देहली ऊष्मा। देहली ऊष्मा यहां से यहां तक लिया जाएगा, यानी यहां से यहां तक, यही तो होगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग देहली ऊष्मा या देहली ऊर्जा। इतनी हमको चाहिए, है इतनी चाहिए हमको इतनी, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कुछ ऊष्मा प्रदान करेंगे। अब देखो ग्राफ कैसे जाता है, उस ग्राफ को समझ लो। ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, ऐसे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से यहां तक आपने ऊष्मा दी है तभी तो पहुंचा है। यहां तक तो ये अभिकारकों की ऊष्मा थी, कुछ नहीं हुआ। इतनी ऊष्मा हमें आवश्यक है अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, तो ये हो गया देहली ऊर्जा। तो इतना जो डिफरेंस है, ये ऊष्मा आपने बाहर से दी, इस ऊष्मा को हम लोग बोलेंगे, यहां पर बोल देंगे संक्रियण ऊष्मा, संक्रियण ऊर्जा या संक्रियण ऊर्जा, ऊष्मा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये हो गया संक्रियण ऊर्जा। और जैसे ही ये इतनी बराबर होगा तो देखिएगा यहां से धीरे 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 क्या होगा, अभिक्रिया होना प्रारंभ होगी, होते 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 इस स्थिति तक आ जाएगी जहां पर ये अभिक्रिया बनाना प्रारंभ कर देगा या अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है उसकी कहानी भी सुन लो। इसके बाद क्या होता है ये पूरी बात समझाऊंगा मैं आपको, ये ऊपर क्यों गया, यहां टच क्या कर रहा है, ये सारी चीजें भी समझाऊंगा। पहले भी इसको देखो, यहां से क्या हुआ, ग्राफ ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, जैसे ही यहां पर मिला इसके बाद जस्ट क्या हो गया ये, यानी कि इसका मतलब अभिक्रिया होना प्रारंभ हो गई है, यानी कि उत्पाद का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। उत्पाद का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा तो उस जगह पर ग्राफ जो होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर चला जाएगा, और नीचे की ओर चला जाएगा तो इसका मतलब यहां पर अब आपका उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। यहां पर आपके पास में अभिकारक है, यानी स्थिति अगर देखी जाए, अगर हम अभिक्रिया के अनुसार देखें तो ये A2 और B2 की ऊष्मा हो गई, क्लियर। और ये किसकी हो गई, ये ऊष्मा जो मिलेगी, यानी कि यहां पर जो उत्पाद मिलेगा वो AB यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर नहीं जाता, बस यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, नीचे की ओर नहीं जाता। तो मैं इसको आगे भी बना देता हूं, कंफ्यूज हो जाओ आपकी, सर नीचे की ओर जाएगा, नहीं भैया नीचे की ओर नहीं जाएगा, वो वहीं पर ही रुक जाएगा। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा अभी आप घबराने वाली जरूरत नहीं, क्योंकि आज कहानी बड़ी लंबी है, काफी चीजें हमको नहीं सुननी होंगी। तो यहां पर आपका उत्पाद बन जाएगा, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऊष्मा का एक अंतर हमको प्राप्त होगा, ठीक है। आगे की कहानी सुनते हैं। पहली बात, यहां पर अभिकारक आपके मिल गए, अभिकारकों की ऊष्मा थी, अभिकारकों की ऊष्मा कम है, आवश्यक ऊष्मा ज्यादा है, हमने कुछ ऊष्मा बाहर से ग्रहण कर ली, उसको हमने संकीर्ण ऊर्जा किया और हमारा उत्पाद बनना प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब इस स्थिति को भी जरा फोकस करते हैं, क्योंकि ये स्थिति बड़े कमाल की है, ये वाली स्थिति जो है ये स्थिति भी बड़ी कमाल की है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कमाल है इसमें कि इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर जब अभिकारकों की ऊष्मा और या जो अभिकारक और संकीर्ण ऊष्मा की जो योग होता है, यानी कि संकीर्ण और अभिकारकों की ऊष्मा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, तो उस स्थिति पर, इस स्थिति पर हमको एक और चीज यहां पर ज्ञात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण स्थिति। क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण स्थिति। संक्रमण स्थिति का मतलब होता है क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण स्थिति। संक्रमण स्थिति का मतलब क्या होता है, संक्रमण स्थिति का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये A था, ये A है, ठीक है। अभिक्रिया कर दी B और B के साथ में, दोनों आपस में मिलेंगे। कैसे अभिक्रिया होगी अगर उसको देखा जाए तो होगा क्या कि सबसे पहले A और A का जो बंध है वो कमजोर होना प्रारंभ होगा, A और A का बंध जो है वो कमजोर होना प्रारंभ होगा, B और B का जो बंध है वो कमजोर होना प्रारंभ होगा, और ऐसी स्थिति में एक नया बंध, एक नया आंशिक बंध A और B के बीच में भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि दोनों पूर्ण बंध थे, दोनों में कोई भी
चीज नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, संघट्ट किया। संघट्ट कैसा किया, पूर्ण विन्यास किया। तो पूर्ण विन्यास जैसे ही संघट्ट होगा उस स्थिति में क्या होगा, ये धीरे धीरे कमजोर होना प्रारंभ होगा और एक नए धीरे धीरे ए और बी के बीच में बंध का निर्माण होना प्रारंभ होगा। अब ये जो स्थिति यहां पर निकल के आई है, ये स्थिति क्या दिखा रही है कि यार ए बस निकलने वाला है, ए टूटने वाला है और बी जस्ट बनने वाला है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और ए जस्ट टूटने वाला है और ए और बी जो है वो जस्ट मिलने वाला है। ऐसी स्थिति जो होती है, इस स्थिति को हम लोग संक्रमण स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी स्थिति जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण स्थिति बोलते हैं। यानी कि ये और ये जस्ट यहां पर टूट रहा है, क्लियर। और एस के बाद में ही, इसके बाद क्या होगा, ए और बी बनेगा। ए और बी जो उत्पाद है वो हमारा बन जाएगा। तो ये स्थिति यहां पर आती है, इस जगह पर ये स्थिति आएगी। और आपको बता दें, ये जो संक्रमण स्थिति होती है ये सबसे ज्यादा अस्थाई होती है। अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई मतलब, अस्थाई का मतलब स्थायित्व बिल्कुल निम्न। और जब कोई भी यौगिक अस्थाई होता है तो इसका मतलब है कि उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ऊर्जा सबसे अधिक, सबसे अधिक, क्लियर है। इसीलिए यहां पर आप देखो तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का मान इस बिंदु पर आपको दिख रहा है। यह बिंदु है जहां पर ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो यहां पर यह स्थिति जो होगी ये क्या कहलाएगी, आपकी संक्रमण स्थिति कहलाएगी। तो यहां पर संक्रमण स्थिति आती है और फिर धीरे 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 आपको पता है कि उत्पाद बनता चला जाएगा। और उत्पाद बनता जाएगा तो उत्पाद हमेशा कैसा होता है, स्थायी होता है। और उत्पाद अगर स्थायी होगा तो ऊष्मा का मान धीरे धीरे हमारा कम होता जाएगा। तो ये जो ग्राफ शो कर रहा है उस ग्राफ के बारे में ये है कि यहां पर अभिकारकों की ऊष्मा, यहां पर हमारे पास में संक्रमण स्थिति, यहां पर ये हमारा संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा कैसे दिखाते हैं हम लोग, ई ए पिछली वाले में देखो मैंने बताया होगा आपको, ये देखो यहां पर देखो बताया ई ए संकीर्ण ऊर्जा लिखा है ना, संकीर्ण ऊर्जा ई ए। तो ई ए के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं अपन लोग। तो ये हो गया संकीर्ण ऊर्जा, इसको ई ए के द्वारा प्रदर्शित किया। ये अभिकारकों की ऊष्मा, ये देहली ऊष्मा, यहाँ पर संक्रमण स्थिति, ऊष्मा सबसे अधिक, अस्थायी सबसे ज्यादा, और उसके बाद उत्पाद का निर्माण। यहां तक समझ में आ रही बात, क्लियर है? बोलो यहां तक समझ में आ गया है? फिर आगे बात करता हूं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि देहली ऊष्मा, संकीर्ण ऊष्मा, अभिकारकों की ऊष्मा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलो मैं एक बात अभी और बता देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। एक बात मुझे बताओ, सबसे ज्यादा ऊष्मा किसकी है? देहली ऊष्मा की है, ठीक है। तो देहली ऊष्मा या देहली ऊर्जा हमारे पास में अगर हम सूत्र बनाएं तो क्या लिखेंगे, देहली ऊर्जा बराबर, देहली ऊर्जा बराबर अभिकारकों की ऊष्मा, अभिकारकों की ऊष्मा, ठीक है, अभिकारकों की ऊष्मा प्लस यहां पर हो जाएगा संकीर्ण ऊष्मा, संकीर्ण ऊष्मा या संकीर्ण ऊर्जा, यही तो होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है कि देहली ऊष्मा देखो किसके बराबर होगा, फिर से दिखा देता हूं मैं। ये है हमारे पास में स्टार्टिंग से अंत तक देहली ऊष्मा, तो किसके बराबर होगा, अभिकारकों की ऊष्मा प्लस संकीर्ण ऊष्मा। तो इन दोनों का योग जो होगा वो देहली ऊष्मा के बराबर होगा। इसीलिए कहीं पर अगर हम संकीर्ण ऊष्मा ज्ञात करने के लिए बोलते हैं तो कहीं पर अगर हम बात करते हैं संकीर्ण ऊष्मा या संकीर्ण ऊर्जा क्या होगा, तो आप बोलोगे देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की ऊष्मा, अभिकारकों की ऊर्जा या अभिकारकों की ऊष्मा, ये आप बोलोगे। तो ये बात भी आपको यहां पर समझ में आ गई है। सिंपल ग्राफ से हमने उसको समझ लिया, कारण भी समझ लिया, चीजें भी समझ ली, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे की कहानी सुनिए, सुनिए आगे की कहानी। अब यहां पर एक चीज और है कि आपने यहां से तो ठीक है ये ग्राफ ऊपर की ओर गया। अच्छा ये पूछा होगा सर ग्राफ ऊपर की ओर क्यों गया? ये भी एक पॉइंट है। ऐसा लहराते हुए क्यों गया, सीधा क्यों नहीं गया? ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, चलो दिमाग में है क्वेश्चन, जवाब मिलेगा आपको उसका भी। ठीक है, दूसरा फिर ये ऊपर से नीचे की ओर आ गया, नीचे की ओर आ गया। ठीक है, जैसा चढ़ा था वैसा उतर गया।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो ये यहां पर ही क्यों बनाया मैंने, इसको मैंने बीच में क्यों नहीं टांग दिया, इसको मैंने यहां क्यों नहीं रखा, यहां क्यों बनाया मैंने। तो बहुत से जवाब है, बहुत से क्वेश्चन है, उनके बहुत से जवाब है। तो एक एक करके पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहले ये बात हम समझाते हैं कि भाई ये नीचे जाने का मतलब क्या है, और ऊपर अगर नहीं है, मतलब नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर है, तो उसका क्या मतलब है। तो ग्राफ से मैं आपको समझाता हूं, फिर से मैं ग्राफ लेके आता हूं, लेकिन उसका एक छोटा रूप लेके आता हूं। तो छोटा रूप कुछ ये है कि आपने यूं करके ग्राफ ले गए और नीचे ले आए, ठीक है, क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको पूरी बात ये भी समझ में आ गई कि ये क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। यहां पर अगर नीचे की ओर ऊष्मा आ रही है, समझो बात को, नीचे की अगर ऊष्मा आ रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब आपको जो ऊष्मा यहां पर दिख रही है, देखो यहां पर आप गौर से देखो, ये अभिकारकों की ऊष्मा है, ठीक है, ये अभिकारकों की ऊष्मा है। और आप देखो, अगर मैं इसको लाइन आगे बढ़ाता हूं, तो ये नीचे क्रॉस होके चला गया, नीचे क्रॉस होके चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कौन ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा, यानी कि यहां पर जो रिएक्टेंट है A2 प्लस B2, ये ज्यादा स्थायी है कि ये जो AB है ये ज्यादा स्थायी है। तो नेचुरल सी बात है, जिसकी ऊष्मा कम होती है, जिसकी ऊष्मा कम होती है वो ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है, जिसकी ऊष्मा कम होती है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो अब एक चीज सोचो आप, अभिकार की ऊष्मा A2 प्लस B2 है, सुनना मेरी बात को गौर से, बहुत गौर से सुनना। अभिकारकों की ऊष्मा A2 प्लस B2 है, आपने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया, AB बना दिया, ठीक है, क्लियर है। इसकी भी कुछ ऊष्मा है और इसकी भी कुछ ऊष्मा है। दूसरी बात, अभिकारकों की ऊष्मा अधिक है, उत्पाद की ऊष्मा कम है। अभिकारकों की ऊष्मा अधिक है, उत्पाद की ऊष्मा कम है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात मुझे बताओ, एक चीज हमने पढ़ी थी बहुत पहले 9-10 में, पूरा एक बात पढ़ी होती है जहां से स्टार्टिंग ही हम करते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम याद आ रहा होगा, नाम से समझ में आ गया, ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, वो ये कहता है कि अभिकारकों की कुल ऊर्जा का योग सदैव उत्पाद की कुल ऊर्जा के बराबर होता है। अभिकारकों की कुल ऊर्जा का योग सदैव उत्पाद की ऊर्जा के योग के, उत्पाद की ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। यानी कि ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, संरक्षित रहती है। तो अब एक चीज समझो, यहां पर है ऊष्मा ज्यादा A2 और B2 में, यहां पर है ऊष्मा है कम, तो किधर ऊर्जा जोड़ दी जाए कि बराबर हो जाए। तो जो बाकी जो ऊर्जा है, बची हुई ऊर्जा या जो परिवर्तन या जो अंतर है, जिसके कारण से दोनों का ऊर्जाओं का योग बराबर हो जाए, दोनों तरफ इधर भी ऊर्जा इधर भी ऊर्जा, तो किधर ऊर्जा का योग करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। अर्थात इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊर्जा राइट साइड में लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभिक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब सीधा सीधा यहां पर ये दिख रहा है कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि उत्पाद बन रहा है और अभिक्रिया में अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो फिर ग्राफ किधर की ओर, नीचे की ओर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? बात को समझिएगा, कारण समझा रहा हूं मैं आपको कि A2 प्लस B2 2AB है, तो यहां पर ऊष्मा ज्यादा, यहां ऊष्मा कम है। इसका मतलब है जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ग्राफ को नीचे ले जाते हैं, यानी जिसका ग्राफ नीचे है इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है। दूसरी बात, जरूरी थोड़ी कि हर अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी हो जाए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हर अभिक्रिया जो हो जाए वो ऊष्माक्षेपी हो जाए। तो चलो दूसरा ग्राफ भी ले लेते हैं, ये तो इसके लिए हो गया, ठीक। अब दूसरा ग्राफ लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि इसका मतलब है ये ऊष्मा हो गया, ये ऊष्मा हो गया, ठीक है, क्लियर है। यहां पर आपने AB बना लिया। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, ये अभिकारकों की ऊष्मा हो गई, ये उत्पाद की ऊष्मा हो गई, ये अभिकारकों की, ये उत्पाद की, यानी कि कहानी बदल गई है। और कहानी क्या बदली है वो देखो, यानी कि अब इस जगह पर A2 प्लस B2, इसके लिए बात कर रहे हैं, A2 प्लस B2 से 2AB का निर्माण कर रहे हैं।
अब इस जगह पर बेटा, इस जगह पर यहां क्या स्थिति बनी, यहां स्थिति ये बनी कि ये A2B2 है, ये A2B2 है, इसकी ऊष्मा है कम, A2B2 है, इसकी ऊष्मा है कम, और इसकी ऊष्मा गौर से देखो बेटा, यहां से यहां तक का यही तो अंतर है कि नहीं है, तो यहां से यहां तक देखो ये है ऊष्मा ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में आप किधर ऊष्मा जोड़नी पड़ेगी, किधर ऊर्जा जोड़ेंगे, इस साइड जोड़ेंगे, और अगर इस साइड जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात, दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। तो अगर ग्राफ ऊपर रह जाता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अगर ग्राफ नीचे रह जाता है, या ऐसे मान के चल सकते हो कि अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, वह ऊष्मा छेपी को प्रदर्शित कर रहा है, तो फिर वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, वो कहां जाएगा, नीचे की ओर होगा। और अगर कोई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो वो कहां होगा, ऊपर होगा। दोनों ही स्थिति में यह जो बिंदु है वो कौन सा कहलाएगा, संक्रमण स्थिति को कहलाएगा, संक्रमण स्थिति को कहलाएगा। बात समझ में आ गई है, ये चीज क्लियर हो गया कि कैसे यहां पर इसको प्रदर्शित करते हैं, क्या तरीका होता है। एक और बात, यहां पर अगर ऊष्मा छेपी होता है तो डेल्टा एच कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जानते हो ना, ऋणात्मक होता है। और अगर ऊष्मा शोषी है तो डेल्टा एच कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो बेटा ये कुछ बातें थी जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अब इन सारी बातों का जो बेस है, जो समझाने का तरीका है, या किसके द्वारा ये सारी बातें समझाई गई थी, तो वो वैज्ञानिक हमारे पास में कौन से हैं, वो है आर्हेनियस। और आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया था, इसको मैं आर्हेनियस समीकरण भी बोल देता हूं, और वही चीज यहां पर सब लिखी गई है। तो क्या है आर्हेनियस समीकरण, K = A e⁻ टी। क्लियर, कौन सा है, K = A e⁻ चलो आगे देखते हैं। अब हम इस समीकरण की बात करने जा रहे हैं, इस समीकरण के कुछ बिंदुओं को भी लेने जा रहे हैं। तो क्या है हमारे पास में समीकरण, K = A e⁻ ये रहा हमारा समीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक दो बातें और बताता हूं, फिर चलेंगे अपने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो चलो एक दो बातें, क्या, अब जैसे कि ऐसे समझो, K तो हमारा दर स्थिरांक हो गया, ये तो स्थिरांक है ना, ये तो दर स्थिरांक है, इसके लिए तो अपन ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमारा दर स्थिरांक है। बात यहां पर चलेगी EA की, छोड़ो ये की बात भी छोड़ देते हैं, बात यहां पर करते हैं अपन करते हैं ताप की। चलो सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु, प्रश्न ये है कि एक पात्र है, एक पात्र के अंदर हमने A2B2 डाला और AB का निर्माण करना प्रारंभ किया। ठीक है, AB का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें AB के निर्माण में 10 मिनट लग गए। फिर हमने दो ताप लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे हमने देखा, चेक किया, ठीक है, कैलकुलेटर से देखा, टाइमिंग से देखा, टाइम मशीन से देखा कि वहां पर हमको 10 मिनट लग गए उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए। फिर हमने क्या किया, दो टेम्परेचर ले लिए, एक हमने ले लिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एक हमने ले लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक जगह पर ताप कम कर दिया और एक जगह पर ताप बढ़ा दिया। तो अब पॉइंट ये है कि यहां पर क्या टाइम लगेगा और यहां पर क्या टाइम लगेगा, 10 से ज्यादा लगेगा। 10 से ज्यादा कहां लगेगा, इस पे लगेगा कि इस पे लगेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि 10 से ज्यादा लगेगा, ज्यादा किस पर लगेगा और 10 से कम किस पर लगेगा, इस बात को यहां पर सीखना है। आओ इधर देखते हैं।
चलो देखते हैं कैसे सीखा जाएगा इसको यहां पर समझते हैं। एक चीज समझो, आप थोड़ा सा मैथमेटिक का यहां पर यूज है, थोड़ा दिमाग का भी यूज है, दोनों प्रयोग एक साथ करने हैं आपको। देखो पहला EA बाई RT है, ये कैसे लिखा होगा इसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर हमको तो ये अजीब टाइप का लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये अजीब नहीं है, ये कुछ ऐसे है, माइनस EA बटा RT। तो माइनस तुम लोग ये भी सोच सकते हो सर माइनस EA के साथ लगाए, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, एक मिनट रुकना भाई रुकना, आ गए। हाँ तो क्या माइनस ये अपना EA के साथ लगाए, बोल सकते हो, नहीं तो ये भी बोल सकते हो माइनस इसके साथ लगाए। ठीक है, अब सोचो ताप बढ़ा रहा हूं, T बढ़ रहा है। अब T बढ़ रहा है, T कहां है, नीचे, यहां पर है। तो T बढ़ रहा है, ये नीचे संख्या है, और नीचे संख्या है तो इसका मतलब EA बाई RT का मान क्या होगा। देखो EA का कुछ ना कुछ मान होगा, R का कुछ ना कुछ मान होगा, R का तो नियत होता है, ठीक है। EA का मान होगा कुछ वहां पर, क्योंकि EA तो अपना फिक्स है, ठीक है। ताप बढ़ा रहे हो आप ताप बढ़ा रहे हो, T बढ़ रहा है, तो EA बाई RT, मान लेता हूं EA फिक्स है, EA बाई RT का मान घट रहा है, बोल सकते हैं इस पूरी संख्या का, वो उस पूरी संख्या का मान घट रहा है। अब इस पूरी संख्या का मान घट रहा है तो आगे लगा हुआ है माइनस और उसके आगे लगा हुआ है E, तो E की घात माइनस EA बाई RT, E की घात माइनस EA बाई RT, E की घात माइनस EA बाई RT का मान बढ़ रहा है। E की घात माइनस EA बाई RT का मान बढ़ रहा है। अब ये कहोगे सर कैसा, अरे भाई माइनस हटा दो, तो E की पावर EA बाई RT का मान, किसी की घात E की पावर x है, x बढ़ाओगे E की पावर x बढ़ जाएगा, E की पावर माइनस x है, x बढ़ाओगे E की पावर माइनस x घट जाएगा, x बढ़ाओगे E की पावर x बढ़ जाएगा, x बढ़ाओगे E की पावर माइनस x घट जाएगा। नहीं समझ में आया, ओके कोई बात नहीं। एक और, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/EX लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/E की पावर x बोल सकते हैं। तो x बढ़ाओगे तो E की पावर x बढ़ेगा, लेकिन 1/E की पावर x घट जाएगा। सही लिखा है, x बढ़ाओगे E की पावर x बढ़ेगा, 1/E की पावर x घट जाएगा, यानी कि पूरा मान जो होगा घट जाएगा। बस सो सिंपल, वही बात यहां पर है। तो ये बढ़ेगा, ये तो फिर हमारा नियत है, नियतांक में है, तो इसका मतलब k बढ़ेगा। k क्या होता है, दर स्थिरांक बढ़ेगा, और k बढ़ेगा तो एक चीज आपने पढ़ी होगी, दर बराबर k, a की पावर कुछ भी ले लो, a b c कुछ भी ले ले, तो k बढ़ेगा तो 101% दर भी बढ़ेगा। k बढ़ेगा तो 100% दर बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि दर का मान भी बढ़ेगा, और दर का मान अगर बढ़ गया तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। दर का मान अगर बढ़ गया तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, नेचुरल सी बात है, समय कम लगेगा, है ना, समय कम लगेगा, अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। यही चीज यहां पर हमें देखनी है। k इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाई RT। ध्यान रखना है, ताप अगर हम बढ़ाते हैं
ताप अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पर दर भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आई कहानी? क्लियर हो गया भाई बच्चों? पहले ये बताओ, चलो देख लो, एक बार देख लो, बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से इसलिए देखो क्योंकि ये तो प्रश्न आना ही आना है बोर्ड में, इस पर तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि ये तो प्रश्न आना ही आना है, ठीक है? तो इसको तो बहुत ढंग से समझना है अपने को। देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे समझो, सूत्र क्या था, k बराबर a e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये है हमारा सूत्र। बिल्कुल दिमाग में छाप लो भैया, इसको छप जाना चाहिए बिल्कुल कि k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ताप e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। अभी अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटा, बातें अभी है ना? अभी तो एक एक मुद्दे को मैंने एक एक चीजों को आपको सामने समझा रहा हूं। टी ताप बढ़ा दो आप, ताप बढ़ाओगे तो नीचे वाली संख्या का मान अगर बढ़ता है, अच्छा इसको और छोटी तरीके से समझा, देखो मान लेते हैं अपने पास में 1/2 गुणा a है। चलो 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 बच्चों की तरह समझते हैं अपन। 1/2 गुणा a है, a का मान 1 रखो तो कितना आ जाएगा 1/2, a का मान 2 रखो कितना आएगा 1/2 गुणा 2 बराबर 1/4। तो 1/4 बड़ा कि 1/2 बड़ा? नेचुरल सी बात है, 1/2 जो है वो बड़ा है 1/4 से, हाँ है ना? ठीक है। अब अगर माइनस में ले लो तो क्या होगा, माइनस 1/2 बड़ा कि माइनस 1/4 बड़ा? माइनस 1/2 बड़ा कि माइनस 1/4 बड़ा? उल्टा आया ना भाई, -2 बड़ा कि -3 बड़ा? बताओ, -2 बड़ा कि -3 बड़ा? तो नेचुरल सी बात है -2 बड़ा है -3 से, हाँ, और 3 बड़ा कि 2 बड़ा? तो 3 बड़ा है 2 से, है ना? बच्चों वाली बात, बिल्कुल बच्चों वाली बात अपन ने कर ली। वही चीज यहां पर, तो t बड़ा तो EA बाई आर टी का मान घटा, EA बाई आर टी का मान घटा, और E के आगे लगा हुआ EA बाई आर टी के आगे लगा माइनस, तो माइनस EA बाई आर टी बढ़ गया। तो ऐसे लिखते नहीं है क्योंकि अकेला नहीं लिखते, अच्छा ही लग रहा है कि माइनस EA बाई आर टी बढ़ गया, तो E की घात लगा दो साथ में, तो E की घात माइनस EA बाई आर टी जो है वो बढ़ गया। तो ये संख्या अगर बढ़ रही है तो K बढ़ रहा है, K बढ़ रहा है क्योंकि A तो हमारा नियत रूप में, A की भी कहानी है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। K बढ़ रहा है, और K बढ़ गया तो K बढ़ रहा है, किसी का दर स्थिरांक बढ़ रहा है बेटा, तो दर बराबर क्या बताया था, दर बराबर K इंटू कोई भी अभिकारक, हालांकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग लेते हैं, इसी को समझा पाते हैं, तो दर बराबर K इंटू A। तो K बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है दर बढ़ गया, और दर बढ़ गया, दर बढ़ गया तो इसका मतलब समय कम हो गया, स्पीड बढ़ गई, बहुत तेजी से अभिक्रिया हो गई। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज अपना समय भी पूर्ण हो गया है, ठीक है, आज अपना समय भी पूर्ण हो गया है। तो फिलहाल कल हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले, कल हम शायद आई होप इस चैप्टर का समाप्त कर दें, मतलब कंप्लीट कर दें इस चैप्टर को। किसी को कुछ और पूछना है तो बताओ, फिर नहीं तो ओके, टाटा बाय बाय।